चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपनी इस क्लास को। एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है। इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। ठीक है जी, एवरीथिंग इज ओके नाउ। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को वही 1 मिनट का गाइडेंस देना चाहूँगा जो हमेशा से देता आ रहा हूँ। उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, क्लास में जितनी थ्योरी करा रहा हूँ सफिशेंट है। क्लास में थ्योरी को सुनिए, समझिए और लिख सकें तो लिखिए भी। इसके बाद मेरे यूट्यूब चैनल से, यानी कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से, वहाँ से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो कम्युनिटी वाले सेक्शन से। और कम्युनिटी वाले सेक्शन में जो मैं क्वेश्चन डालता हूँ उनके एक्सप्लेनेशन देखने हो तो एक प्लेलिस्ट है एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम, उसमें जितनी क्लासेस हैं वो आप देख लीजिए। और अगर एमसीक्यूज की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। किसी को ऑफिशियल चैनल नहीं मिल रहे हो मेरे, तो आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप किसी पर भी अपने बैच का नाम लिखकर मैसेज कर देना, ठीक है। मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे और ये दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को, इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को, सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देते हैं 20 नवंबर 2024, यानी कि 20 नवंबर 2024 आज की तारीख है। और हमारा लास्ट क्लास में चैप्टर चल रहा था बेटा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हिंदी में भी सॉफ्टवेयर ही कहा जाता है, ठीक है। और मैं आपको समझा रहा था सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसा मैंने कहा आप सभी लोगों से पहले भी कि सॉफ्टवेयर के ना क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलते, या बहुत रेयरली देखने को मिलता है, कभी कभार कोई पूछ लिया जाए तो, ठीक है। तो फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी है ना ले लेते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। और सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी को हमें डिस्कस करना था। जैसे कि मैंने ना लास्ट क्लास में आपको बायोस के बारे में समझा दिया था, तो आज मैं ना बाकी और जो पॉइंट बचे हुए थे, जैसे कि लोडर क्या काम करता है, ठीक है, लिंकर क्या काम करता है, ट्रांसलेटर में कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर का क्या काम है, ये मैं आज की क्लास में आपको समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, कोई डाउट है तो पूछिएगा। देखो बेटा, हेडिंग डालिए सबसे पहले, दैट इज लोडर, ठीक है। बाकी मैं जैसे देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, जो टॉपिक है उससे अलग, तो मैं क्लास के लास्ट में डिस्कस करूंगा, सभी के कमेंट्स के आंसर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। बट अभी केवल वो डाउट पूछिए जो इस टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है, वरना फिर डाउट क्लास बन जाएगी ये क्लास की जगह। देखो बेटा, लोडर अगर कभी शब्द आपके सामने आ जाए ना, तो सबसे पहली बात कि इस लोडर को और भी कुछ कहा जाता है। हाँ, इसका एक नाम और लिख लीजिए, दैट इज बूट स्ट्रैप लोडर। बूट स्ट्रैप लोडर, ये भी इसे कहा जाता है। और इस लोडर नाम के प्रोग्राम की कार्य करने की जो प्रक्रिया है, इस लोडर नाम के प्रोग्राम की कार्य करने की जो प्रक्रिया है उसको बूट स्ट्रैपिंग कहा जाता है। तो अगला पॉइंट हम ये लिख लेंगे, वर्किंग प्रोसेस, ठीक है, हिंदी में कहा जाएगा कार्य करने की प्रक्रिया। इसे क्या कहा जाता है? इसे बूट स्ट्रैपिंग कह देते हैं। तो बेटा, कुछ समय पहले एक पेपर हुआ जहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए बूट स्ट्रैपिंग का मतलब क्या है। ये एग्जैक्टली इसी तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ आया था पेपर में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूट स्ट्रैपिंग। तो बूट स्ट्रैपिंग बेसिकली एक वर्किंग प्रोसेस है बूट स्ट्रैप लोडर नाम के प्रोग्राम की, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या मीनिंग है वो अभी समझ में आ जाएगा, बट ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना ही रखना है।
एक पॉइंट हम यहां पर और लिखेंगे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे कंप्यूटर को ऑन करने के बाद चलने वाला सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा होता है, तो इसका आंसर है बायोस। अगर फर्स्ट प्रोग्राम, सबसे पहला चलने वाला प्रोग्राम के बाद दूसरे नंबर का प्रोग्राम अगर पूछा जाए तो वो कौन सा होगा, तो बेटा होगा लोडर। इसीलिए आप यहां पर नोट कर लीजिए दूसरा प्रोग्राम। समझ में आ गई बात? यानी आप अपने कंप्यूटर, अगर आप अपने कंप्यूटर में पावर वाला बटन दबाते हैं एक बच्चे ने लिखा है अर्जुन रघुवंशी, सर रैम और रोम में क्या डिफरेंस है? अर्जुन मेरे भाई, आप क्लास व्लास नहीं देखते हो क्या? क्लास देख के आया करो। मैंने कंप्यूटर मेमोरी वाला जो चैप्टर आपको पढ़ाया है, डिटेल में अच्छे से पढ़ाया। रैम, रोम, वर्चुअल मेमोरी, कैशे मेमोरी, रजिस्टर, इनके बारे में बता तो दिया। आप क्लास नहीं देखते हो शायद। क्लास देख के आया करो। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी कभी लाइव क्लास में आए तो पीछे की जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी देख के आना, क्योंकि अगर आप पिछली क्लासेस को देख के नहीं आओगे तो आगे की क्लासेस में जो लिंकअप होता है ना, वो समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि पिछली क्लासेस से जुड़ी हुई बातें आगे चलती रहती हैं। ठीक है, तो ये सेकंड प्रोग्राम है, यानी जैसे ही कंप्यूटर के पावर का बटन आप दबाएंगे तो सबसे पहला प्रोग्राम एक्टिवेट होता है बायोस, और सेकंड प्रोग्राम एक्टिवेट होता है लोडर। बट इस लोडर नाम के प्रोग्राम का मतलब क्या है, ये तो अभी तक समझ नहीं आया। देखो, अगर किसी ड्राइव करने वाले व्यक्ति की बात की जाए तो उसे क्या बोलते हैं? ड्राइवर। तो लोड करने वाले को क्या कहेंगे? लोडर कह देंगे। तो ये लोडर नाम का प्रोग्राम कुछ ना कुछ तो लोड करता है, बट कहां से कहां लोड कर रहा है, क्या लोड कर रहा है, यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला पॉइंट, आप मतलब एक पॉइंट यहां पर और लिख लेना कि ये पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। ये लिख लीजिए, पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता है थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। हमारे कंप्यूटर में जो विंडोज नाम आपने सुना होगा कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडो पड़ी हुई है, ऐसा सुना होगा। या मोबाइल फोन में आपने ना एंड्रॉयड का नाम सुना होगा। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो ये जो लोडर नाम का प्रोग्राम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही भाग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग होता है। ठीक है, अब सुनिए जरा ध्यान से। आपको याद है मैंने आपको मैग्नेटिक डिस्क के बारे में बताया था, जिसको चुंबकीय डिस्क भी कहा जाता है। तो उसी मैग्नेटिक डिस्क को हम यहां पर फिर से बना लेते हैं। ठीक, और मैंने आपको यह भी बताया था कि मैग्नेटिक डिस्क हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में लगी होती है ना? तो जब आप कहते हैं ना हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है, तो ये समझ लो कि उस हार्ड डिस्क के अंदर एक गोल प्लेट तश्तरी टाइप की लगी हुई है, जिसे मैग्नेटिक डिस्क या चुंबकीय डिस्क कहते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि मैग्नेटिक डिस्क में ऐसे सर्कुलर रिंग्स आपको दिखाई देंगी, यानी घुमावदार छल्ले। तो इन सर्कुलर रिंग्स को यानी कि घुमावदार छल्लों को कहा जाएगा बेटा ट्रैक। एक से ज्यादा है तो ट्रैक्स कहा जाएगा इनको। और इनके भी छोटे छोटे पार्ट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले, इन सभी पार्ट्स को सेक्टर कहा जाता है। तो ये कहलाते हैं बेटा सेक्टर। तो ये भी ध्यान रखना कि किसी मैग्नेटिक डिस्क या चुंबकीय डिस्क पर डाटा को स्टोर करने का सबसे छोटा जो एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे सेक्टर कहते हैं। ये बात क्लियर है? अब इन सेक्टर्स में कोई ना कोई सेक्टर तो होगा जो सबसे पहला सेक्टर कंसीडर किया जाएगा। जी हाँ, तो सपोज दैट कि ये मान लेते हैं, जहां मैंने ये डार्क सा कर दिया है, ये है सेक्टर नंबर 1। ठीक है, इसको सेक्टर नंबर 1 बोल रहे हैं। तो इसी सेक्टर नंबर 1 वाली जगह का अपना एक नाम होता है, दैट इज MBR। और इस MBR की फुल फॉर्म होती है बेटा मास्टर बूट रिकॉर्ड। ये बात भी शायद मैंने आपको पहले समझाई थी, याद है? किसी भी मैग्नेटिक डिस्क पर सेक्टर नंबर 1 की लोकेशन का नाम होता है MBR, जिसे मास्टर बूट रिकॉर्ड कहते हैं। बट एक MBR की फुल फॉर्म मैंने आपको सबसे पहले वाले चैप्टर में भी लिखवाई थी, जिसका फुल फॉर्म था मेमोरी बफर रजिस्टर। वो भी होती है, वो रजिस्टर होता है अलग, और ये यहाँ पर एक लोकेशन का नाम है, सेक्टर नंबर 1 की लोकेशन का नाम है। ठीक है, बट इसका लोडर से क्या संबंध है? तो लोडर क्या है? बेसिकली एक प्रोग्राम।
तो ये जो लोडर नाम का प्रोग्राम है ना, यही यहां पर रखा जाता है जब आप अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को डाल रहे होते हैं। नहीं समझे? समझाता हूं। जैसे आपने कंप्यूटर खरीदा और सपोज दैट उस कंप्यूटर के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली डब्बा है, तो आपको सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में, उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि विंडोज, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है ये लोडर नाम का प्रोग्राम। या फिर इस बात को ऐसे कह दो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही लोडर नाम का प्रोग्राम होता है। ठीक। और जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कंप्यूटर में डाल रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मैग्नेटिक डिस्क पर डाला जा रहा है। तो जो लोडर नाम का प्रोग्राम है वो अपनी फिक्स लोकेशन पे चला जाता है, जिसे एमबीआर कहते हैं। बस इतनी सी कहानी आपको याद रखनी है। ठीक है। ये उसी तरीके से जैसे हमारे घर में अगर ये कहा जाए कि खाना कहाँ बन रहा है, तो कभी किसी का आंसर आ सकता है कि टॉयलेट में बन रहा है? नहीं। अगर ये कहा जाए खाना कहाँ बन रहा है घर में, तो ये आंसर आ सकता है कि स्टोर रूम में खाना बना रहे हैं? नहीं। हमेशा, या हमारे नहीं, हर एक के किसी के घर की अगर बात की जाए और ये कहा जाए कि खाना कहाँ बन रहा है, तो सभी से एक ही आंसर आएगा, किचन में बन रहा है। तो किचन इज द फिक्स लोकेशन इन द हाउस वेयर वी मेड फूड। यानी किचन है ना, हमारे घर में एक फिक्स लोकेशन होती है जहां पर खाना पकाया जाता है, खाना बनाया जाता है या नहीं? तो उसी तरीके से समझ लो कि जब किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर हार्ड डिस्क में या मैग्नेटिक डिस्क में डाला जाता है, तो सेक्टर नंबर 1 वाली लोकेशन फिक्स लोकेशन होती है इस लोडर नाम के प्रोग्राम के लिए। बट अभी तक हमें यह नहीं समझ में आया कि लोडर नाम का प्रोग्राम क्या लोड कर रहा है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, ड्राइव करने वाले को ड्राइवर कहते हैं, तो लोड करने वाले को क्या कहेंगे? लोडर कहेंगे। तो ये लोडर क्या करता है? देखो, मैंने आपको एक डायग्राम बताया था पहले। हमारे कंप्यूटर में सारा डेटा कहां पर मौजूद होता है? हार्ड डिस्क में। इवन ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहां होता है? हार्ड डिस्क में। यानी ये चीज, यही वाली चीज है। अब हार्ड डिस्क से डेटा आगे कहां भेजा जाता है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में। और रैंडम एक्सेस मेमोरी से फिर डाटा आगे बढ़ेगा तो पहुंचेगा सीपीयू के पास इनपुट की फॉर्म में, प्रोसेसिंग होगी बेटा, और आउटपुट जनरेट होगा जो आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देगा। यस और नो? यस। तो अब सोचने वाली बात ये आती है कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी रैम में ये डाटा को लोड कौन करता है? ये कौन भेजता है रैम के अंदर? तब आंसर आएगा दैट इज लोडर। ये बात समझ में आ गई बात? एक बच्ची है निशा गौतम, इन्होंने क्या लिखा है? थोड़ा सोच के बोलो सर। अरे मैंने क्या बोल दिया भाई? अरे मैं एग्जाम्पल ही तो बता रहा हूँ मेरे चाचा। मैंने क्या बोल दिया? पांडे जी, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? देखिए, वैसे तो मैंने कुछ गलत बोला नहीं है, बट आप क्यों लिख रहे हो थोड़ा सोच के बोलो सर? या तो बेटा निशा गौतम, आप दिमाग ज्यादा चला रहे हो इसलिए लिख रहे होगे। या फिर आप कुछ गलत समझ गए हो इसलिए लिख रहे होगे। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मुझे नहीं लगता। हाँ, एक एग्जाम्पल अभी दिया था थोड़ी देर पहले कि अगर घर में खाना बनाने की बात चल रही है तो टॉयलेट में नहीं बनेगा या स्टोर रूम में नहीं बनेगा। तो ये तो एग्जाम्पल ही तो बता रहा हूँ, इसमें कौन सा गलत बोल दिया मैंने? ये तो एग्जाम्पल ही तो बताया था। अच्छा, टॉयलेट वाला, तो टॉयलेट कहने में क्या दिक्कत है? मतलब टॉयलेट में बैठ के आप काम नहीं करते? कुछ कुछ तो काम करते होगे। टॉयलेट इतना गंदा ही शब्द है तो टॉयलेट में जाते क्यों? आप टॉयलेट नहीं जाते हो क्या? तो टॉयलेट शब्द के ऊपर अगर कोई एग्जाम्पल दिया जा रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने स्टोर रूम भी तो बोला था। अरे फिर वही बात, थोड़ा सा प्लीज, ये क्या होता है भाई थोड़ा सा प्लीज?
मैं एग्जाम्पल ही तो बता रहा हूं मेरे चाचा नेहरू। मैंने बाद में ये भी तो बोला था कि स्टोर रूम में भी तो खाना बनाने की बात करें तो कहाँ स्टोर रूम में भी तो नहीं बनाते हैं खाना। मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है आप छोटे छोटे बच्चे हो, इतने छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, मम्मी पापा जैसा कहते हैं वैसी बात मान लेते हैं, वैसी सुन लेते हैं, वो अपना कुछ भी यूज नहीं करते हैं। ऐसे ही लग रहा है मेरे को। क्या ही हो सकता है आपका रब रखा भगवान ही मालिक है। चलो, तो बेटा मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से अगर खाना बनाने की बात होती है तो हमारे घर में एक फिक्स लोकेशन है जिसे किचन कहा जाता है ना। तो उसी तरीके से अगर खाना बनाने की बात नहीं, उसी तरीके से अगर है ना हम लोडर प्रोग्राम की बात करें तो वो लोडर नाम का प्रोग्राम हमारे मैग्नेटिक डिस्क में एक फिक्स लोकेशन पर जाके बैठ जाता है या रख दिया जाता है, जिसे एमबीआर कहते हैं, मास्टर बूट रिकॉर्ड कहते हैं। समझ में आ गई बात। एक बच्चे ने और पूछा था सर विंडो क्या होता है। विंडोज बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे आपके फोन में ना एंड्रॉयड नाम सुना होगा आपने, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपने एप्पल के फोन के केस में iOS नाम सुना होगा, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऐसी विंडोज है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है। यानी अगर आप एक कंप्यूटर खरीद के लेके आ रहे हैं, उसे चलाना है आपको, तो सबसे पहले आपको उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का सॉफ्टवेयर अगर नहीं डालेंगे तो कंप्यूटर कभी स्टार्ट नहीं होगा, चल नहीं पाएगा। तो देखो सीधी सी बात है कि हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से अगर डाटा हमें रैम में भेजना है तो कोई जिम्मेदार होगा। तो आंसर है बेटा लोडर। यानी हार्ड डिस्क से अगर डाटा हम भेज रहे हैं रैम में, मुख्य मेमोरी में, तो ये लोडर के द्वारा ही लोड कराया जाता है या भेजा जाता है। बस इतनी सी कहानी है। लिखना चाहते हैं तो लिख लो, नहीं लिखना तो आपको पता ही है, मेरी जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाली पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर ये सब भाषाएं परिभाषाएं सब लिखी हुई हैं इंग्लिश हिंदी भाषा में। जब आपका मन करे रिवीजन करने का, उस पीडीएफ फाइल से रिवीजन कर सकते हो आप डाउनलोड करके। और जो लिख रहे हैं बच्चे वो लिख लो, लोडर लोड्स लोडर लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स फ्रॉम मैग्नेटिक डिस्क टू मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। फिर से सुन लीजिए, लोडर लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल फ्रॉम मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क, दोनों में से कोई भी शब्द आप लिख सकते हो, फ्रॉम हार्ड मैग्नेटिक डिस्क टू मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। मेन मेमोरी कौन होती है? रैम। हिंदी में लिख लीजिए, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी यानी रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों को लोड करने के लिए लोडर जिम्मेदार होता है। समझ में आ गई बात। चलो आगे देखो। अब इसके बाद है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक और नाम आएगा जिसे हम ट्रांसलेटर कहते हैं। तो पहले ट्रांसलेटर के बारे में समझेंगे, उसके बाद फिर मैं लिंकर के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को भी समझ लेंगे थोड़ा डिटेल में। तो हेडिंग डालिए बेटा, दैट इज ट्रांसलेटर्स। हिंदी में है ना कोई नाम नहीं होता वैसे। जनरल भाषा की अगर बात की जाए तो ट्रांसलेटर को हिंदी में अनुवादक कहा जा सकता है, ठीक है ना। बट यहां पर है ना ट्रांसलेटर का हिंदी नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में लिख कर दिया जाए ट्रांसलेटर को लेकर, तो ट्रांसलेटर ही शब्द लिखा हुआ आएगा। बाकी ट्रांसलेटर में मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए थे। एक तो बताया था बेटा कंपाइलर, एक बताया था इंटरप्रेटर, और एक एग्जाम्पल बताया था बेटा दैट इज असेंबलर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये तीनों के तीनों है ना प्रोग्राम होते हैं, यानी किसी ना किसी प्रोग्रामिंग भाषा में बनाए गए प्रोग्राम्स। ठीक है, बट ये प्रोग्राम्स कैसे काम करते हैं ये मैं आपको समझाता हूं, और ट्रांसलेटर की आवश्यकता हमें अपने कंप्यूटर में क्यों पड़ती है, कब पड़ती है, ये भी मैं आपको बताता हूं। देखो ध्यान से सुनना, ठीक है।
एक बच्चे ने लिखा है, सपना ने, सर जी लोडर कहाँ लगा होता है? अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले ही। अभी तो बताया था। चलो इसे समझो। आप है ना ध्यान से सुना करो, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सभी लोग ध्यान से सुना करो क्या बोल रहा हूं। क्योंकि अगर आप है ना इधर उधर की बातें ही सुनते रहोगे, है ना, मम्मी पापा की जो आवाजें आ रही है उनको सुनोगे, या भाई बहन जो पीछे चिल्ला रहे हैं उनकी बातें सुनते रहोगे, तो मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी, ना आप सुन पाओगे। ठीक है। देखो, एक बच्चे ने लिखा, सर कंप्यूटर का फुल फॉर्म बता दो। अरे मेरे पांडे जी, एक तो आप क्लास नहीं देखते हो। अब तो बड़ा मुश्किल सा होता जा रहा है, मेरा जीना दूभर होता जा रहा है। किसी समय बढ़िया सा है ना, मैं मुहूर्त देख के और इस दुनिया से ही विदा हो जाऊं, ऐसा मन कर रहा है अब तो। एक तो आप क्लास नहीं देखते हो, शुरू से आप क्लास नहीं देखते। जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है तब से आप क्लास नहीं देखते ना सुनते। ये सब बातें है ना मैं क्लास में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, बता चुका हूं, फिर भी है ना आप क्या करते हो। अब जैसे जैसे ना मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, क्लासेस हमारी और आगे बढ़ती जा रही है बेटा, आप अब लोग, अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि कमेंट सेक्शन को इग्नोर ही करना पड़ेगा मेरे को, है ना। मुझे कमेंट सेक्शन है ना इग्नोर ही करना पड़ेगा। अच्छा, अब सीमा देवी जी ने लिखा है, सर कॉम नहीं डॉट कॉम पूछा था मैंने। तो बेटा डॉट कॉम भी अगर आपने पूछा है तो ये कहां से आ गया, अभी ये बताओ, ये कहां से आ गया ये बताओ। सीमा देवी जी, देवी जी मुझे ये बताओ कि ये डॉट कॉम का कॉन्सेप्ट आ कहां से गया? क्या यहां पर कुछ चल रहा है डॉट कॉम या ऐसा कुछ बता रहा हूं? नहीं ना। और फिर अगर आप डॉट कॉम कुछ पूछ रही हैं तो एटलीस्ट इतना तो पता होना ही चाहिए आपको कि ये डॉट कॉम शब्द हमें लिखा हुआ मिलता है किसी भी वेबसाइट के एड्रेस में, www.facebook.com। और वेबसाइट, इन सब की बातें होती है इंटरनेट वाले चैप्टर में। तो जब इंटरनेट वाला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊं, जब इंटरनेट के बारे में समझाऊं, तो आप भर भर के डाउट पूछना मेरे से, मैं कब मना कर रहा हूं। पर जब सॉफ्टवेयर की बात चल रही है तो डॉट कॉम को क्यों बीच में लेके आ रहे हो, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। आप क्या चाहते हो, मैं मतलब कमेंट सेक्शन को बिल्कुल ही बंद कर दूं? मेरे को जितना पढ़ाना है उतना पढ़ा दूं और कमेंट सेक्शन को बिल्कुल बंद कर दूं, यही चाहते हो? जो रियल में डाउट पूछते हैं ना वो बच्चों का नुकसान हो जाएगा। देखो मेरे को बार बार ये बात है ना बोलना अच्छा नहीं लगता, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि है ना कमेंट वाले सेक्शन को कंट्रोल करा करो, कंट्रोल योर सेल्फ। अगर आपके सामने है ना कंप्यूटर है या मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, तो कमेंट वाले सेक्शन पे कंट्रोल योर सेल्फ। समझ में आ रहे हैं? कंट्रोल पाओ उस चीज पर। आप नियंत्रण क्यों खो देते हो कि कमेंट सेक्शन देखा, क्लिक किया, और जो पूछना है जो मन में आ रहा है लिख दो। क्यों? क्योंकि सामने अगर टीचर खड़ा है तो उसे बताना ही पड़ेगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? कुछ क्लासेस और बची हुई हैं, आराम से कट जाने दो। ये माहौल ऐसे ही कट जाएगा धीरे धीरे। जिनके शरीर पर दिल्ली पुलिस की वर्दी आनी होगी वो आ जाएगी, जिनके पर नहीं आनी होगी वो रह जाएंगे, फिर से तैयारी करेंगे। तो एक टीचर को है ना पढ़ाने दो ना, पढ़ाने क्यों नहीं देते हो? पता है ऑनलाइन क्लासेस में एक छोटी सी बात किया कि फिर आगे बढ़ूंगा, मैं कमेंट सेक्शन को देखूंगा ही नहीं। क्योंकि आप है ना कमेंट सेक्शन से केवल डाइवर्ट करते हो और कुछ नहीं करते हो। या फिर एक काम और कर सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन को देखूंगा
बट केवल जो रेलेवेंट कमेंट होगा आज के बाद, केवल उसी कमेंट को ट्रीट करूंगा या उसी को बोलूंगा, उसको ही रिप्लाई करूंगा, किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं करूंगा जो अननेसेसरी कमेंट्स होंगे, जो टॉपिक से हटके कमेंट होंगे। आई थिंक ये ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है। यानी जो बच्चा टॉपिक से रिलेटेड डाउट पूछेगा उसके कमेंट को बोलूंगा, उसी के कमेंट को पढ़ूंगा, बाकी किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं दूंगा जो बेकार में कमेंट करते हैं। हाँ, मैं बस ये बोल रहा था एक छोटी सी बात, ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ी खराब बात पता यही है, वो ये कमेंट्स करने की आजादी। वरना क्लास बिल्कुल बढ़िया चल रही होती है, सब लोग ध्यान से सुन रहे होते हैं, है ना। ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे बोलते नहीं है। मैंने कम से कम 6-7 साल ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़ाया, कोई नहीं बोलता सामने, कोई डाउट नहीं पूछता, जैसे जैसे बताते जाओ वैसे सुन लेते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में कमेंट करने की जो आजादी है ना, उससे अनावश्यक रूप से कमेंट कर रहे होते हैं और टीचर का दिमाग खराब कर रहे होते हैं, मूड खराब कर रहे होते हैं और बेमतलब की क्लास को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। और ये वही बच्चे होते हैं जब कमेंट्स के रिप्लाई ना करो तो ये गाना शुरू कर देते हैं कि सर आपकी क्लास में कमेंट करने का या आपकी क्लास में आने का फायदा क्या, आप कमेंट के रिप्लाई तो करते नहीं हो, तो आप अकेले पढ़ रहे हो। इस बैच में जो 9,999 बच्चे और हैं वो नहीं पढ़ रहे। ऑनलाइन क्लास सबसे बढ़िया चीज है, आपको कहीं नहीं जाना पड़ रहा, कहीं भी है ना, आपको पैसे नहीं खर्च करने पड़ रहे आने जाने के, है ना, महंगी फीस नहीं देनी पड़ रही, अपने घर पे ही बैठ के आराम से पढ़ते रहो। बट सबसे बड़ी खराब बात है कमेंट सेक्शन, अनावश्यक रूप से कमेंट बाजी करना। और इस बैच में लड़कियां ज्यादा है, मैं आपको बताऊं, गर्ल्स बहुत हैं इस बैच में, और शायद रीजन वही होगा, शायद गर्ल्स के लिए बैच फ्री किया गया था। और सबसे ज्यादा जो अनावश्यक कमेंट्स आते हैं ना, माफ कीजिएगा, मैं माइंड मत करना, बट गर्ल्स के ही कमेंट्स है ना आते हैं ऐसे जो बेकार के होंगे। मैंने नहीं देखा कोई लड़का है ना कमेंट कर रहा हो और उसने कुछ इधर उधर की बात पूछी हो। ठीक है, माइंड मत करना गर्ल्स, मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, दिल पे मत ले लेना। बट जब जब मैं देखता हूं कि अनावश्यक रूप से जो कमेंट कर रहा है वो गर्ल्स का ही नाम होता है। ठीक है, चलो खत्म करते हैं, पढ़ाई करते हैं। इन चक्करों में पड़े रहेंगे तो ना तो हमारा कभी सिलेबस पूरा होगा और ना ही है ना हमारे 10 में से 10 नंबर आएंगे। तो हमें 10 में से 10 नंबर लाने, पेपर फोड़ के आना है हमको। ठीक है, चलो भाई चलो, देखो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये 3 नाम होते हैं जिन्हें ट्रांसलेटर कहा जाता है कंप्यूटर के केस में। अब ये ट्रांसलेटर का मतलब क्या है, जैसे मान लो हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और वो सामने वाला व्यक्ति हमें अंग्रेजी में रिप्लाई दे रहा है या अंग्रेजी में हमसे बात कर रहा है और हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो नहीं समझ पा रहे होंगे ना, तो हमें बीच में किसी ना किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ेगी जो हिंदी भाषा को ट्रांसलेट करके जो इंग्लिश भाषा को ट्रांसलेट करके हिंदी में कर दे या हिंदी भाषा को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर दे, तब जाके 2 व्यक्ति आपस में बात कर पाएंगे। इसी ट्रांसलेटर का एक एग्जाम्पल हमें संसद भवन में भी दिखाई देता है। जब हम लोकसभा या राज्यसभा का सीधा प्रसारण देखते हैं ना, तब हमें ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ मिनिस्टर्स लोकसभा राज्यसभा में हेडफोन लगा के बैठे रहते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर लोकसभा या राज्यसभा का सदन चल रहा है तो वहां पर है ना जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं वो गाने तो नहीं सुन रहे होंगे बैठ के, है ना, तो फिर वो हेडफोन क्यों लगा लेते हैं बीच में। तो पता चला कि अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी मिनिस्टर की स्पीच समझ में नहीं आ रही, जैसे मान लो साउथ का मिनिस्टर भी बैठा हुआ वहां पर और हमारे नॉर्थ इंडिया के कोई मिनिस्टर है ना स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा, तो वो उसे इंग्लिश में भी सुन सकते हैं हैंड टू हैंड, तो वो हेडफोन लगा लेते हैं, इंग्लिश में सुनते रहते हैं। तो यहां पर भी क्या देखने को मिल रहा है, हमें ट्रांसलेटर का यूज देखने को मिल रहा है जो किसी हिंदी भाषा को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करने का काम कर रहा होगा। समझ में आ गई बात। तो इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में भी ट्रांसलेटर की हमें आवश्यकता पड़ती है, जिसमें 3 नाम आते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। अब ये कैसे काम करते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। यहां से बहुत सारे छोटे मोटे बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं। सुनिए, हमारे कंप्यूटर का जो दिमाग है यानी कि सीपीयू, इसे कौन सी भाषा समझ में आती है, तो ये नाम ध्यान रखना बेटा, मशीन लैंग्वेज, जिसे हिंदी में मशीन भाषा कहा जाता है। यही भाषा है ना हमारे कंप्यूटर के दिमाग यानी कि सीपीयू को समझ में आती है। अब भाषा के ऊपर भी है ना ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो, जब आपसे ये पूछा जाए कि कंप्यूटर में कितने प्रकार की भाषाएं होती हैं, तो बेटा इसका आंसर है 2 प्रकार की। कुछ लोकल राइटर की किताबों में और लोकल राइटर्स की पीडीएफ में आपको भाषाएं 3 प्रकार की भी देखने को मिल सकती हैं।
जिसमें तीनों के नाम लिख के दे देते हैं, लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल, जो कि गलत है। केवल कंप्यूटर की भाषाओं को दो ही भागों में बांटा गया है, लो लेवल और हाई लेवल में। तो मैं यहां पर लिखूंगा लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हिंदी में कहा जाता है बेटा निम्न स्तरीय भाषाएं, निम्न स्तरीय भाषा, ऐसे लिख लो। ठीक है जी। अगर लो लेवल लैंग्वेज की हम बात करें, यानी कि निम्न स्तरीय भाषा की बात करें, तो इस भाषा में लिखे जाने वाले कोड को, जैसे हिंदी भाषा में हम हिंदी के शब्द लिखते हैं, ऐसे अंग्रेजी भाषा में इंग्लिश के वर्ड लिखते हैं, तो वैसी लो लेवल लैंग्वेज में, अच्छा एक बात और, ये जो लो लेवल लैंग्वेज है, इस लो लेवल लैंग्वेज में दो एग्जाम्पल आते हैं। एक एग्जाम्पल आता है बेटा मशीन लैंग्वेज, जिसको हम हिंदी में मशीन भाषा कहते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल आता है दैट इज असेंबली लैंग्वेज, जिसको हिंदी में असेंबली भाषा कहा जाता है। ये दो नाम आते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हुए हिंदी के शब्द लिखते हैं, वैसे अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हुए हम वर्ड लिखते हैं, वैसी मशीन भाषा का इस्तेमाल करते हुए हम मशीन कोड लिखते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। इस मशीन कोड को हम ऑब्जेक्ट कोड के नाम से भी बोल देते हैं, यानी कि अगर कहीं पर मशीन कोड शब्द ना लिखा है और ऑब्जेक्ट कोड शब्द लिखा जाए तो एक ही बात है। या फिर है ना, इसी कोड को बाइनरी कोड के नाम से भी बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो मशीन कोड है ये 01 के रूप में लिखा होता है, 010101 के रूप में, तो इसलिए हम इसको मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड या बाइनरी कोड, तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ठीक। और जो असेंबली भाषा होती है, उस असेंबली भाषा में लिखे जाने वाले कोड को या तो आप ये कह दीजिए असेंबली कोड, या फिर इसका एक नाम और भी होता है दैट इज निमोनिक, निमोनिक कोड, या निमोनिक्स भी बोल देते हैं इसको। और ध्यान रखिए कि लास्ट टाइम है ना, जब पेपर हुए थे तब ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया था एग्जाम में, जिसमें ये पूछा गया था निमोनिक कोड क्या होता है या निमोनिक्स क्या चीज होती है। तो ऑप्शन में था असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को ही हम निमोनिक्स कहते हैं। आप बोलेंगे सर बोल तो आप नी से रहे हो और लिखा एम से गया है, तो इसमें बेटा एम साइलेंट रहता है, तो इसे निमोनिक्स पढ़ा जाता है, निमोनिक्स बोला जाता है। तो ये बात ध्यान पता चल गई कि अगर हम जब भाषाओं की बात करेंगे कंप्यूटर में, तो सबसे पहला नाम आता है लो लेवल लैंग्वेज का, जिसमें दो भाषाएं हैं, मशीन और असेंबली। मशीन भाषा में लिखे जाने वाले कोड को इन तीनों नामों से, और असेंबली भाषा में लिखे जाने वाले कोड को इन दोनों नामों से जाना जाता है। तो जब हमसे पूछा गया कि हमारे कंप्यूटर का सीपीयू कौन सी भाषा को समझता है, तो इसका सही आंसर है बेटा मशीन कोड को समझता है, मशीन भाषा को समझता है। बट क्या ये मशीन भाषा, ये 01 वाली भाषा हम और आप जैसे लोगों को समझ में आती है, आसानी से समझ में आ जाती है? नहीं, हमको और आपको है ना आसानी से समझ में नहीं आती है। तो इसीलिए भाषाओं को आसान करते हुए एक भाषा बनाई गई जिसका नाम था असेंबली लैंग्वेज। ये भाषा मशीन लैंग्वेज से आसान भाषा है, यानी अगर आप मशीन लैंग्वेज को समझेंगे या असेंबली लैंग्वेज को समझेंगे तो आसान आपको असेंबली भाषा पड़ेगी। ठीक है। तो असेंबली भाषा में अगर आप कोई कोड लिखेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? उसे निमोनिक कोड बोलेंगे, या उसे निमोनिक्स बोल दिया जाता है, इसका कोई हिंदी नाम नहीं होता। ठीक है। बट क्या असेंबली भाषा भी आसान भाषा है जो हमें और आपको समझ में आ जाए अच्छे से? नहीं, ये भाषा भी इतनी आसान नहीं है। तो फिर कौन सी भाषा में हम पढ़ें, चीजों को समझें? तब एक भाषा और बनाएगी जिसका नाम है हाई लेवल लैंग्वेज। आप बोलेंगे सर हाई लेवल लैंग्वेज एक कैटेगरी है या किसी भाषा का नाम है? तो आंसर है ये कैटेगरी है। जैसे ये नोट कर लिया आपने? देखो, जैसे मैंने बताया कि भाषाओं को दो टाइप में बांट दिया गया है। ठीक है। पहला नाम था लो लेवल लैंग्वेज, जिसके दो ही एग्जाम्पल होते हैं, मशीन और असेंबली। दूसरी जो कैटेगरी बनाई गई है उसका नाम है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हिंदी में कहा जाता है उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा। और हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये नाम आते हैं C++, जावा, पाइथन, ये सारे नाम आएंगे हाई लेवल लैंग्वेज में। और आगे लिख लीजिए एक्सेट्रा, यानी कि इत्यादि, और भी ढेर सारे नाम आएंगे। देखो, हाई लेवल लैंग्वेज की जो शुरुआत होती है, नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको,
हाई लेवल लैंग्वेज की जो शुरुआत मानी जाती है वो 1956 से मानी जाती है, 1956 से, जब 1956 में जॉन बेकस ने आईबीएम नाम की कंपनी के साथ मिलकर एक भाषा डेवलप करी थी जिसका नाम था फोर्ट्रान, FORTRAN। ये फोर्ट्रान नाम की भाषा की एक फुल फॉर्म भी थी फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और इस फोर्ट्रान नाम की भाषा को साइंटिफिक कैलकुलेशन और मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। तो 1956 में बनी फोर्ट्रान नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या भाषा से ही माना जाता है कि ये हाई लेवल लैंग्वेजेस थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि फोर्ट्रान नाम की लैंग्वेज से ही जो भाषाएं या लैंग्वेज बनी उनमें अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू किया गया। भाई आप मुझे ये बताइए, अगर कोई भाषा आप ही की जैसी, मतलब कोई भी चीज आप ही की भाषा की जैसी लिखी हुई है तो आप इजीली समझ लेंगे ना। भाई अगर मैं इंग्लिश भाषा को अच्छे से समझता हूँ, अच्छे से मेरे को हाई लेवल लैंग्वेज आती, अच्छे से मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज आती है, और अंग्रेजी या इंग्लिश लैंग्वेज में मेरे सामने कोई शब्द लिखे हों तो मैं उसे इजीली समझ जाऊंगा ना। तो 1956 में जब फोर्ट्रान नाम की भाषा बनी तब से ही लैंग्वेजेस में अंग्रेजी के शब्दों का आना शुरू हुआ, तो लोगों को इजीली समझ में आने भी लग गया। समझ में आ रहा है? किस वजह से? क्योंकि इन हाई लेवल लैंग्वेजेस में अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप बोलेंगे सर हमें तो अंग्रेजी भी नहीं आती है, तो हम आपकी बात कब कर रहे हैं? हम तो इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बात कर रहे हैं ना। यानी वो लोग जो प्रोग्राम्स लिखते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो उनको अंग्रेजी आनी चाहिए, है ना, तो वो आसानी से हाई लेवल लैंग्वेज को समझ जाते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल में बेटा C++, जावा, पाइथन, ये सारे एग्जाम्पल आते हैं। कॉमनली तो यही 4 एग्जाम्पल हैं, बाकी तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे फोर्ट्रान, एल्गोल, लिस्प, पास्कल, बेसिक, स्नोबॉल, सिम्युला, रूबी, कोमल, ये सब जितने भी नाम मैं ले रहा हूं इन सभी को हाई लेवल यानी उच्च स्तरीय भाषा कहा जाता है। और उच्च स्तरीय भाषा में लिखे जाने वाले कोड को 2 नामों से जाना जाता है, या तो इनको प्रोग्राम कोड कह दो या फिर इसको सोर्स कोड भी कहा जा सकता है। या तो प्रोग्राम कोड कह दो या सोर्स कोड कह दो। तो अगर मेरे से ये कहा जाए कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं? सोर्स कोड या प्रोग्राम कोड। ठीक है जी। मेरे जैसे यूजर्स जो हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, उनको ये भाषा आसानी से समझ में आ रही होगी। हाँ, क्यों? क्योंकि अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करके ये चीजें लिखी जा रही होंगी। बट हम और आप जैसे लोग जो यूजर हैं, इनके लिए तो आसानी हो गई क्योंकि चीजें अंग्रेजी में लिखी जा रही हैं। बट हमारे कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग, इसका क्या? उसे तो केवल और केवल मशीन भाषा समझ में आती है, 0-1 वाला कोड समझ में आता है बस। यानी हम अंग्रेजी में जो लिख रहे हैं ना, वो इस सीपीयू को समझ में नहीं आ रहा। तो तब हमें जरूरत पड़ी यहां पर ट्रांसलेटर की, ताकि अंग्रेजी भाषा में हाई लेवल लैंग्वेज में जो सोर्स कोड या प्रोग्राम कोड लिखे जाएं उनको फाइनली मशीन कोड में ट्रांसलेट कर दिया जाए। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाने वाले सोर्स कोड या प्रोग्राम कोड को मशीन कोड में कौन ट्रांसलेट करता है, तो बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा कंपाइलर। बस इतनी सी बात थी, बस इतनी सी बात है ना, याद रखनी है। क्लियर है कि अगर पूछा जाए कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाने वाले सोर्स कोड को मशीन कोड में कौन ट्रांसलेट करता है, तो इसका सही आंसर है कंपाइलर। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने असेंबली भाषा में निमोनिक्स लिखे हो, वो भी तो मशीन कोड में ट्रांसलेट करने पड़ेंगे, तभी तो है ना सीपीयू तक डाटा पहुंचेगा और सीपीयू समझ पाएगा कि है क्या चीज। तो इस काम को करने के लिए जिम्मेदार होता है असेंबलर नाम का एक ट्रांसलेटर। तो 2 ट्रांसलेटर के बारे में हमें समझ में आ गया, कंपाइलर और असेंबलर। मैं फिर से दोहरा देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम से ही समझ में आ जाता है। अगर हमसे यह कहा जाए कि सोर्स कोड से मशीन कोड में कौन ट्रांसलेट करता है, तो आंसर है कंपाइलर, और निमोनिक कोड को मशीन कोड में कौन ट्रांसलेट करता है, तो आंसर है असेंबलर। अब अगला पॉइंट ये आता है, वो इंटरप्रेटर कहां चला गया जो तीसरा ट्रांसलेटर था। तो देखो, कुछ हाई लेवल लैंग्वेज के केस में एक अलग से फैसिलिटी और मिली हुई है कि अगर आप सीधे सोर्स कोड को सीधे ही सीपीयू के पास भेजना चाहते हैं तो फिर इंटरप्रेटर नाम के एक ट्रांसलेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
अब आप बोलेंगे सर सीधे भेजने का क्या मतलब है, हम मशीन कोड में ट्रांसलेट करके भी तो सीधे सीपीयू के पास भेज ही रहे थे। बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे सोर्स कोड से हमने सीधे सीपीयू को समझा दिया कि वो है क्या चीज, वो कोड क्या है, सीपीयू को समझ में आ जाएगा। तो यहां पर बीच में ना एक प्रोग्राम होता है जिसके बारे में अभी समझाऊंगा आगे, लिंकर, वो यूज नहीं होता यहां पर बस। अब आप बोल रहे होंगे थोड़ी सी टेक्निकल टाइप की भाषा आ गई है, आप चिंता मत करो, बस ये बात ध्यान रखना। जैसे रिसेंटली अभी एक पेपर भी हुआ है स्टेट गवर्नमेंट का, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर सोर्स कोड से सीधे सीपीयू को अगर कोड ट्रांसफर कर दिया जाए या ट्रांसलेट करके भेज दिया जाए, ये किसका काम होता है, तो ऑप्शन पर लिखा था इंटरप्रेटर का। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि मशीन कोड में क्यों नहीं लेके आ रहे, सीधे कैसे हो गया, तो अगला जो मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा जिसका नाम है लिंकर, उससे आपको पता चल जाएगा कि यहां लिंकर का यूज होता है आगे जाके और इसमें लिंकर का यूज नहीं होता है। ये है ना दिमाग में रखना, और नहीं भी रखा जा रहा है, थोड़ा टेक्निकल टाइप का हो रहा है, तो सिंपल से याद कर लो, जो समझा रहा हूं जो बता रहा हूं फिर से सुन लो कि सोर्स कोड से मशीन कोड में कौन ट्रांसलेट करता है, कंपाइलर। निमोनिक कोड से मशीन कोड में कौन ट्रांसलेट करता है, असेंबलर। और सोर्स कोड से सीधे कोड को सीपीयू में कौन ट्रांसलेट कर सकता है, भेज सकता है, इंटरप्रेटर। बात समझ में आ गई सभी को, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए अब आगे देखिए, ये 3 पॉइंट ध्यान रखना। अब मैं अगला एक और पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूं जिसे लिंकर कहते हैं। लिंकर को पहले समझ लो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर वाला केस है ना, कि कंपाइलर का काम था मशीन कोड तक लाना, जबकि इंटरप्रेटर सीधे सीपीयू तक डाटा भेज देता है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो अगली हेडिंग डालिए, दैट इज लिंकर। लिंकर भी क्या होता है, लिंकर भी एक प्रोग्राम ही होता है। ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रोग्राम है कंप्यूटर के अंदर। बस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुछ ना कुछ लिंक करता होगा, यानी कुछ ना कुछ जोड़ने का काम करता होगा, है ना। हाँ, एक बच्चे ने लिखा सर ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल एज इट इज ही भाषा लिखी हुई आती है कि बताओ सोर्स कोड से मशीन कोड में कौन ट्रांसलेट करता है इनमें से, असेंबली कोड से मशीन कोड में कौन ट्रांसलेट करता है इनमें से, इसी तरीके की भाषा लिखी आएगी। सर सोर्स कोड को समझा दीजिए। सुमित मेरे भाई, सोर्स कोड का सिंपल सा मतलब है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाने वाले कोड होते हैं, अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन। अगर ये प्रोग्रामिंग भाषाओं के नाम अगर आपने सुने हैं, तो इन भाषाओं का इस्तेमाल करके जो कोड लिखे जाते हैं उनको सोर्स कोड कहते हैं। देखो आप है ना किसी भी सॉफ्टवेयर को प्ले कर लेते हो, अपने कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर चला लेते हो। जैसे अगर आपको मूवी देखनी है, गाने सुनने हैं, तो आप एक वीएलसी मीडिया प्लेयर होता है उसे चला लेते हो। हाँ, आप बोलेंगे सिंपल सही तो है सर, जैसी है ना वीएलसी मीडिया प्लेयर का आइकन हमें अपने कंप्यूटर में दिखाई देगा, उस पर डबल क्लिक करेंगे वो चल जाता है। या मान लो है ना, अगर आपको है ना इंटरनेट चलाना है, वेबसाइट्स वगैरह ओपन करनी है, ठीक, तो आपके कंप्यूटर में ना एक आइकन आता है वेब ब्राउजर का, तो उस वेब ब्राउजर वाले, जैसे गूगल क्रोम नाम आपने सुना होगा, उस आइकन पर जैसे क्लिक करोगे, डबल क्लिक, वो खुल के आ जाता है। तो ये वेब ब्राउजर हो गया, वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया, ये सब क्या है, ये सॉफ्टवेयर्स हैं। और सॉफ्टवेयर के बारे में बेटा मैंने आपको लिखवाया था, दैट इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, लिखवाया था, हिंदी में भी लिखवाया था आपको, प्रोग्रामों के संग्रह को ही क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो सपोज दैट कि आपने अपने कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक कर दिया और वो प्ले हो गया, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर ढेर सारे प्रोग्राम होंगे जो चल रहे होंगे। तो मैं फिलहाल के लिए इतना ये मान लेता हूं कि किसी सॉफ्टवेयर के अंदर टोटल 3 प्रोग्राम हैं। जरूरी नहीं है कि 3 ही होंगे, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मान लेते हैं कि किसी सॉफ्टवेयर के अंदर 3 प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर 1, प्रोग्राम नंबर 2 और 3। अब ये जो प्रोग्राम शब्द है ना, इसी का मतलब होता है बेटा सोर्स कोड, इसी का मतलब है सोर्स कोड। अभी बताया था, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाने वाले कोड को क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। तो जो हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, वो प्रोग्राम बेसिकली सोर्स कोड ही होता है। बट ये सोर्स कोड हमारे सीपीयू को समझ में नहीं आता, तो इस सोर्स कोड को क्या करना पड़ेगा, इसे कंपाइलर के द्वारा मशीन कोड में ट्रांसलेट करना पड़ेगा।
अब आप मशीन कोड की जगह यहां पर ऑब्जेक्ट कोड शब्द लिख दें तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो यहां पर हमने क्या कर लिया, उस सोर्स कोड को कंपाइलर के द्वारा ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर लिया, ताकि सीपीयू को भी तो समझाना है। ये बात समझ में आ गई बात। अब ये ऑब्जेक्ट कोड अलग अलग बन जाते हैं, तो इन अलग अलग बने हुए ऑब्जेक्ट कोड को लिंक करने का ही काम होता है बेटा लिंकर नाम के प्रोग्राम का। ये जो लिंकर नाम का प्रोग्राम काम करता है कंप्यूटर में, ये इन तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट कोड को लिंक कर देता है, और फाइनली फिर बनती है एक फाइल हमारे कंप्यूटर में, जिसे .exe फाइल कहा जाता है। पेपर में ऐसा पूछ लेते हैं कि .exe फाइल का मतलब क्या है, तो इसे बेसिकली एग्जीक्यूटेबल फाइल कहा जाता है। ये बेसिकली हमारे कंप्यूटर में एक सिस्टम फाइल होती है, या फिर इस बात को सिंपल शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर रन करते हैं ना, जितने भी सॉफ्टवेयर हम चलाते हैं, वो सब .exe फाइल होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है ना। तो ये लिंक करके एक exe फाइल बना देता है, जिसको फाइनली फिर भेजा जाता है सीपीयू के पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास, और सीपीयू के पास ये फाइल जब पहुंचती है तो इस फाइल को वहां पर इनपुट कह देते हैं, और इनपुट का प्रोसेसिंग होने के बाद एक आउटपुट जनरेट होता है, तब जाके आपके सामने सॉफ्टवेयर चल के आएगा, तब जाके आपके सामने सॉफ्टवेयर खुल के आएगा। तो इधर आपने किसी भी सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक किया और यहां पर आपके सामने वो सॉफ्टवेयर खुल के आ गया, तो इसका मतलब है कि उस सॉफ्टवेयर के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, यानी कि सोर्स कोड, उनको कंपाइलर के द्वारा ऑब्जेक्ट कोड में बदला गया होगा, और फिर उनको लिंकर के द्वारा लिंक करके exe फाइल बनाया गया होगा, जिसको सीपीयू तक भेज देते हैं, तब जाके आउटपुट बन के हमारे सामने आता है। तो यहां पर किसका यूज किया हमने, कंपाइलर का। ये सी का मतलब है यहां पर कंपाइलर। अब अगर इंटरप्रेटर की बात करें तो ये वाला केस नहीं आता उसमें, बस वहां क्या होता है कि सोर्स कोड को है ना हम सीधे ट्रांसलेट करके सीपीयू तक भेज देते हैं, उसमें लिंकर वगैरह से लिंक करने का झंझट नहीं होता। इसलिए डायग्राम में मैंने आपको बताया कि जब पूछा जाए कि सोर्स कोड से सीधे सीपीयू तक अगर कोड भेजना है आपको, सोर्स कोड को सीधे सीपीयू तक अगर पहुंचाना है, तो फिर इंटरप्रेटर का इस्तेमाल किया जाता है। बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। बताओ, यहां तक अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछिए। लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, लिंकर लिंक्स ऑब्जेक्ट कोड फाइल्स जनरेटेड बाय कंपाइलर into one executable file and send to the CPU. Linker links object code files generated by compiler into one executable file and send to the CPU. हिंदी में ऐसे बोलेंगे, लिंकर कंपाइलर के द्वारा उत्पन्न की गई ऑब्जेक्ट कोड फाइलों को जोड़कर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है और सीपीयू को भेज देता है। फिर से सुन लो, लिंकर कंपाइलर के द्वारा उत्पन्न की गई ऑब्जेक्ट कोड फाइलों को जोड़कर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है और आगे सीपीयू को भेज देता है। बस इतनी सी कहानी है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास और आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में मिलेंगे। और एक लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कोशिश मेरी यही थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आज की क्लास में समझा देता। बच्चों की क्लास में आज फिर से वही कमेंटबाजी। चलो, मैं फिर भी कोशिश करूंगा आगे जितनी भी हमारी क्लासेस हों उसमें केवल कमेंट सेक्शन में जो रिलेवेंट कमेंट होंगे, यानी वो कमेंट जिनके उत्तर मुझे देना है, उनके मैं रिप्लाई करता रहूंगा। अननेसेसरी कमेंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा ही नहीं आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होता है, जो मुझे खुद पसंद नहीं है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।